प्यारे बच्चों, पुनः हम स्वर वर्ण के साथ आपके समक्ष ऑनलाइन कक्षा में हिंदी संवाद चैनल पर उपस्थित हैं। आते हैं स्वर वर्ण पर कुछ कार्य किया जाए। अभी हमने आपसे कहा कि स्वर वर्ण वह है जो स्वतंत्र उच्चरित हो। तो स्वतंत्र कैसे उच्चरित होगा? जो स्वर वर्ण हम पढ़ते हैं 11, क्या सभी स्वतंत्र उच्चरित होते हैं? शायद नहीं। तो नहीं तो क्यों, इसकी बात अब हम यहां कर लें। सर्वप्रथम तो मैं आपसे कहूंगा स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो स्वर वर्णों की संख्या आपकी परीक्षा में सीधे पूछा जाता है, कितनी है? 11। लेकिन क्या हम 11 याद रखते हैं? क्या 11 हमारे मन मस्तिष्क में बना रहता है? कौन कौन से हैं? नंबर तो हमें याद रहता है कि 11 है, लेकिन क्या यह 11 कौन कौन से हैं, इसकी पहचान हमारे मन मस्तिष्क में है? अगर नहीं है तो हम वही करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। आइए कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करें, प्रयास करें कि क्या है वह स्वर वर्ण 11 कौन से हैं, उनकी बात करते हैं। चलिए, अब हम यहां पर स्वर वर्ण की बात करें यदि, तो स्वर वर्ण हमारे जो 11 हैं वह कौन कौन से हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। चलिए, स्वर वर्णों में 3 व्यवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है मूल स्वर वर्ण। मूल स्वर वर्ण ये कौन से हैं स्वर वर्ण? ये मूल कौन से हैं? मूल का अर्थ होता है मुख्य। कभी कभी आप अपने माध्यमिक कक्षाओं में जड़ों को भी मूल कहते थे। तो मूल का अर्थ होता है मुख्य, अर्थात पौधों को अगर हम काट भी दें, जड़ है जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो पौधा पुनः पल्लवित हो जाता था, जिसे हम मूल या मुख्य कहते थे। इसलिए जड़ों का नाम मूल रखा गया था। आगे बात करते हैं, ये मूल स्वर कौन कौन से हैं? मूल स्वरों की संख्या मात्र 3 बताई गई है। कौन कौन से 3 हैं मूल स्वर? इनकी बात करते हैं। 3 मूल स्वरों में पहला है आपका हर्ष आ, ये। दूसरा है आपका हर्ष ई। तीसरा है हर्स्व उ। ये 3 आपके मूल स्वर हैं। इन्हें हम मूल स्वरों की संज्ञा देते हैं। बात पुनः उठती है कि जब हमारे 3 मूल स्वर हो गए तो कोशिश की जाए कि क्या इन मूल स्वरों से हम कुछ अन्य स्वरों का निर्माण कर पा रहे हैं। कभी भी पूछा गया मूल स्वरों की संख्या 3, कुल स्वरों की संख्या 11। मूल स्वर यदि 3 हुए तो हम इनसे कैसे दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं? तो अगला प्रश्न यही आपसे पूछा जाता है, दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर आपके पुनः 3 होते हैं। यह आपका मूल स्वर हुआ। इसके बाद हम दीर्घ स्वर की बात करते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? इस मूल स्वर आ में यदि हम हर्ष आ या दीर्घ आ जोड़ देते हैं, चाहे हर्ष आ जोड़ें चाहे दीर्घ आ जोड़ें। हिंदी की व्यवस्था के अनुसार सामान्यतः लोग हर्ष आ कहते हैं, लेकिन मैं आपको भी पक्का करूंगा क्यों दीर्घ आ भी जोड़ सकते हैं। तो जिससे हमारे दीर्घ स्वर का निर्माण होता है वह कौन सा है? वह आपका दीर्घ आ है। तो पहला दीर्घ स्वर हमारा हुआ दीर्घ आ। इसी प्रकार ई के साथ भी है। ई में चाहे हम हर्ष ई जोड़ दें, चाहे हम दीर्घ ई जोड़ दें, तो इनसे हमारे जिस दीर्घ स्वर का निर्माण होता है वह है दीर्घ ई। इसके बाद हम इस उ वर्ण में चाहे हर्ष उ जोड़ दें या दीर्घ उ जोड़ दें, जिससे हमारे दीर्घ स्वर का निर्माण होता है दीर्घ उ।
अर्थात फिर हम अगले प्रश्न पर लौटे, जहां से आपका प्रश्न का स्वरूप बनता है। आपने स्वरों की संख्या 11 जान ली, मूल स्वरों की संख्या 3 जान ली, और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। तो अर्थात अभी तक हमने 6 स्वर वर्णों को पढ़ा, जाना, देखा। एक बिंदु पर पुनः मैं आपको वापस ले चलना चाहूंगा। इतना तो आप हर जगह पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम अपने मन मस्तिष्क रूपी दधि से, मन मस्तिष्क रूपी दधि, दधि मतलब दही से मृक्षण अर्थात मक्खन को कैसे निकाल लें, अब इस बात पर पहुंचते हैं। मथिए इसको, जितना मथेंगे उतना मक्खन निकल जाएगा, असीमित है। जितना आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे उतना कार्यशील बनेंगे, उतना ज्ञानवान बनेंगे, उतना कर्तव्यवान बनेंगे, उतना निष्ठावान बनेंगे, उतने ही परिश्रमी होंगे। सारा रिमोट यहां पर है। अब बात उठती है दीर्घ स्वर के उत्पत्ति की, तो मैं आगमन और निगमन दोनों पद्धतियों से एक बिंदु आपको अवगत कराना चाहता हूं। पहुंचिए हमारे साथ। एक दीर्घ स्वर संधि आपने पढ़ी होगी, जिसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। आप देखेंगे यहां पर अकः सवर्णे दीर्घ। बात फिर उठती है, ये क्या है अकः सवर्णे दीर्घ? मैं आपसे बताऊंगा यह अकः सवर्णे दीर्घ, यह अक वर्ण है। संस्कृत का यह अक वर्ण है। संस्कृत प्रत्याहार है, संस्कृत वर्णमाला जिसे माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई, उ, ड़ा, री, री, का। ये इसके अंतर्गत आ, ई, उ, री, री, का। तो प्रत्याहारों का निर्माण कैसे हुआ? आ से लेकर का तक के वर्णों को संस्कृत में हमने कहा अक प्रत्याहार है यह, जिसमें अभी ये स्वर वर्ण चल रहे हैं। प्रत्याहार के निमित्त हमने यहां ड़ और का प्रयोग किया है, अवश्य किया है, लेकिन यहां पर हम ड़ और का की गिनती नहीं करते हैं। बाकी आप व्यंजनों को, स्वरों को देख लीजिए, बाकी सभी वर्ण स्वर ही हैं। तो कहा गया यदि अक के बाद सवर्ण मतलब समान वर्ण आए, सवर्ण समान वर्ण आए, तो आ के बाद चाहे आपने देखा था हर्ष आ आए, या इसका दीर्घ रूप आप देख लें, चाहे दीर्घ आए, दोनों में से कोई भी आ जाए, तो हम इससे दीर्घ आ का निर्माण करते थे, जिसको आपने अपनी संधि की कक्षा में पढ़ा हमसे। जो हमारे प्रत्यक्ष विद्यार्थी थे, कक्षीय विद्यार्थी थे, ऑफलाइन विद्यार्थी थे, उन बिंदुओं का स्मरण करिए आप। आ के बाद हर्ष आ या दीर्घ आया, तो आ और हर्ष आ या आ और दीर्घ आ मिलकर दीर्घ आ का निर्माण कर लिया। ठीक वही चीजें यहां पर हैं। आप इस नियम को यहां पर लाइए और हमारे साथ जोड़ लीजिए। क्या ऐसा हुआ? यदि हुआ तो आप सहमत होइए, यदि नहीं हुआ तो आप असहमत हो जाइए। यही है विज्ञान, यही है व्याकरण। व्याकरण पूरी तरह से वैज्ञानिक है। आइए, आ के बाद हमने कहा यदि आ से हर्ष आ या दीर्घ आ जुड़े, तो उससे एक दीर्घ स्वर वर्ण दीर्घ आ का निर्माण हो जाता है। और आप दोनों शर्तों को एक साथ लेकर चले, समझे, देखे, जाने। ठीक इसी प्रकार ई वर्ण के साथ हर्ष ई या दीर्घ ई जुड़े, तो उससे दीर्घ ई का निर्माण हो जाता है, क्योंकि आप दीर्घ संधि में ही वही देख चुके हैं। इसी प्रकार ऊ के साथ भी यही नियम है। फिर आप कहेंगे कि क्या गजब कर रहे हैं सर, आप दो राहें पर हमें लेकर चल रहे हैं। आप केवल और केवल हमें यहां पर दीर्घ स्वरों में 3 कह रहे हैं और यहां अक की बात कर रहे हैं। अकः सवर्ण दीर्घ, अक की बात कर रहे हैं आप हमसे। यहां तो हम 5 वर्णों को देख रहे हैं, आ, ई, उ और री, री। मान लीजिए ड़ और का तो व्यंजन हैं, प्रत्याहार के निमित्त यहां रखे गए हैं। तो क्यों नहीं हमने अपने हिंदी के वर्णमाला में री और री वर्णों का दीर्घ वर्ण बनाया?
प्रश्न तो उठता है, शायद आप हमसे प्रश्न भी करें, कक्षा में उपस्थित होते, अर्थात प्रत्यक्ष कक्षा में आप हमसे जुड़े होते तो अभी तरह तरह के 2500 हाथ ऊपर हो जाते। आप हमसे कहते कि क्यों ऐसा कर रहे हैं आप। इस मनोभाव को, इस मनोविज्ञान को मैं आपके समझता हूं, तो मैं मानता हूं कि आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर दे ही देता हूं आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं, संस्कृत में री का भी दीर्घ होता है और री का भी दीर्घ होता है, लेकिन हिंदी में चूंकि ये बड़े कठिन वर्ण हैं, हिंदी संस्कृत का अभ्रंशित रूप है, विकृत रूप है, अभ्रंशित होकर आई है हिंदी, इसलिए हमने उसकी कठिनाइयों का निवारण किया। धीरे धीरे हमने उसके कठिन वर्णों का परिहार कर दिया, उसको परिष्कृत कर दिया, दूर कर दिया, सरल और आसान की तरफ बढ़ गए हम। तो री और री कठिन वर्ण थे, इसलिए हमने उसका यहाँ पर, हमने नहीं, आपके भाषा वैज्ञानिकों ने, आपके हिंदी के व्याकरणों ने री और री का दीर्घ आपकी मानक वर्णमाला में नहीं स्थापित किया। बाकी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसको मैं बता भी दूं आपको कैसे। आइए एक बड़ा ही प्रचलित उदाहरण मैं आपको देता हूं, जिसको मैं देखता हूं बहुत से विद्यार्थी गलतियां करते हैं, करते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको एक यहां पर प्रश्न का उत्तर देता हूं, एक प्रश्न यहां पर मैं आपको बताता हूं। री का, इसका मात्रात्मक रूप आता है। अभी मैं आपको कहूं, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर एक शब्द मैं लिखता हूं मात्र, एक शब्द मैं लिखता हूं आपसे यहां पर मात्र, शायद आप तक पहुंच रहा होगा यह शब्द, धन ऋण। आइए बात करते हैं मात्र ऋण की। यहां आप ध्यान दीजिए, यदि मैं इसको इस तरह से कर देता हूं ऐसा, और इस मात्रात्मक स्वर को स्वतंत्र स्वर के रूप में लिख लेता हूं, री की मात्रा हम इसी तरह लगाते हैं, शायद आप सहमत होंगे हमसे। तो जब री की मात्रा हम इस तरह लगाते हैं और इसके बाद आपका यह री और ड़ा आ गया, तो आप आइए देखिए क्या यह दो पद हमारे री और री आपस में जुड़े तो कैसे जुड़े, अब इसकी भी बात मैं आपको बता देता हूं, कैसे जुड़ेंगे ये सभी, इसकी भी बात मैं आपको बताता हूं। आइए इसको भी देखते हैं, अगर ये आपस में जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ पाएंगे, इसकी भी बात मैं आपसे करता हूं। आइए थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कैसे हम कर पाते हैं इस बिंदु को। आइए देखिए, यह री और री, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और इसके स्थान पर मैं दीर्घ री यह है, जो आपको लग रहा होगा कि टा में आधा टा लगाया गया। अब इसके मैं व्यवहारिक रूप पर पहुंचता हूं, कैसे यह लिखा जाता है। आप देखें, री तो शायद आप इस तरह लिखते हो, हमने इसमें एक और री लगा दिया, एक और री की मात्रा, यह पंक्ति नहीं रहेगी, एक री की मात्रा हमने और लगा दिया, यह दीर्घ री हो गया। अब इसका प्रश्न उठता है कि मात्रात्मक रूप कैसे रहेगा, तो इसका मात्रात्मक रूप इस तरह होता है, जैसे एक री की मात्रा आप लगाते हैं तो दो। तो लीजिए, हमने इसको दीर्घ री कर दिया, फिर इसको हमने मां कर दिया, ता कर दिया, दीर्घ री कर दिया और ड़ा कर दिया। अब फिर प्रश्न उठता है कि क्या हम इसको आपके स्वरूप को पुनः मात्रात्मक रूप में लाते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि नहीं, आप इसको मात्रात्मक रूप में कैसे लाएंगे इस दीर्घ री को। आइए थोड़ा सा कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इसको हम इस तरह से लाएंगे मात्रात्मक रूप में। तो आइए इसको हम मात्रा को लगाते हैं, मां हो गया। अब यह स्वर जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ेगा तो मात्रात्मक रूप में जुड़ेगा। तो देखिए, ता पर हमने किस तरह से री की मात्रा लगाई, यह री की मात्रा हो गई और यह दीर्घ री की मात्रा हो गई। तो देखिए, संस्कृत में आपने प्रयोग कर दिया मातृण का,
मात्रण हम इस तरह लिखते हैं, मात्राज्ञा की तरह नहीं। और बहुसंख्यक मुझे दुख तो तब होता है जब हिंदी के विद्यार्थी, अध्यापक मात्रण को री की मात्रा हर्ष रा की तरह लगाते हैं। वह बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत ध्यान देना है। तो मैंने री का यहां प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार री का भी होता है, वह अनुपयोगी। हम क्यों उधर बढ़े ज्यादा, हम अपने मूल विषय पर आ जाएं। हम अपने स्वरवर्णों पर लौटते हैं। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपने हर्ष, ह्रस्व, मूल, जिसको आपने कहा हर्ष कहा या मूल कहा, मूल स्वरों को देखा 3, हर्ष आ ई उ। दीर्घ स्वरों को देखा आपने, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ। लेकिन क्या इतने पर ही हम रुके? नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं हम? अब एक वर्ण पर आपको ले चलते हैं। वह कौन सा वर्ण है उसकी बात करते हैं। वह वर्ण आता है अगला, री। यह री वर्ण हमने आपसे विस्तृत चर्चा करके अभी बता दिया, जिसका केवल अब प्रतीकात्मक प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन जब हमें इसका प्रयोग हिंदी में करना होता है तो ऋषि इत्यादि शब्दों तक ही या ऋण इत्यादि शब्दों तक ही हम इसका प्रयोग सीमित अब कर दिए हैं। बल्कि आप एक शब्द बहुत प्रचलित है, आप देखेंगे, जिसको हम कहते हैं ऋचा। शायद आप भी जानते हो, ऋचा कहते हैं श्लोक को। वेदों के श्लोकों को हम ऋचाएं कहते हैं, ऋचा है वह। तो आज आप किस तरह से ऋचा लिखते हैं उसका भी व्यवहारिक स्वरूप में मैं आपको बता दूं। आप ऋचा या रिया इस तरह से आजकल लिख रहे हैं। एक नाम भी आपके फिल्म जगत का बहुत आगे उठ रहा है, जिसके माध्यम से भी आप जान सकते हैं। जबकि ऋचा हमें इस तरह लिखना चाहिए, लेकिन हिंदी में हम इसके स्थान पर वैकल्पिक वर्णों का प्रयोग कर लेते हैं। इन कठिन वर्णों की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं उससे। तो आप समझ सकते हैं कि हम इसका प्रयोग क्यों यहां पर नहीं कर रहे हैं, क्यों हम आपको री से इतर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद जब हम वर्णों पर आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं बताऊंगा, यहां पर एक वर्ण आता है संयुक्त। तो संयुक्त कौन से वर्ण होते हैं, अब उसकी बात मैं आपसे करता हूं। संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं उनकी बात करूं अब आपसे हम। तो अगले पॉइंट पर आप देखिए, दो प्रकार के वर्ण हो गए। एक तो आपने देख लिया मूल वर्ण, पहला तो आपने देख लिया मूल वर्ण, दूसरा आपने देखा दीर्घ वर्ण। तीसरा बिंदु मैं आपको जो बताता हूं उसका नाम है क्या, संयुक्त वर्ण। ये संयुक्त वर्ण क्या है, पहले तो शब्दावली समझे। किसी भी शब्द में उसकी एक शक्ति होती है जिससे उसका अर्थ आप स्वयं में समझ जाते हैं, खुद ही समझ जाते हैं। आइए बताते हैं हम आपको। शायद आप जानते हो, यह सम उपसर्ग धन युक्त शब्द से मिलकर बना हुआ है। युक्त शब्द कैसे बना हुआ है? युक्त शब्द योग शब्द से बना हुआ है। योग का अर्थ ही होता है जोड़, और जो जुड़ गया है उसको युक्त कहते हैं। योग कीजिए, जोड़ कीजिए, लेकिन कहते हैं आयोडीन युक्त नमक खाना है, अर्थात उस नमक में आयोडीन मिला हुआ है, मिलाना नहीं है। तो समधन युक्त, सम मतलब होता है सम्यक, सम का अर्थ होता है सम्यक। सम्यक मतलब पूरी तरह से, धरातलीय स्तर पर सम्यक योग हो। अब सम्यक योग से अगर संयुक्त वर्ण बन रहा है तो आप समझ सकते हैं तो क्या यहां कौन सा चीनी पानी मिलाना है। आप जानते हैं यहां पर किसी न किसी वर्ण के योग से बना होगा। क्या? संयुक्त वर्ण आपका। अब आइए हम आपको, अभी तो मैंने केवल संयुक्त का शाब्दिक अर्थ बताया, यहां पर पारिभाषिक स्वरूप बताया। तो किन किन वर्णों के योग से यह संयुक्त वर्ण बना होगा, अब हम इसकी बात करते हैं। आइए पहुंचते हैं।
संयुक्त वर्ण पहले तो हम आपके ही अनुसार जान लें कौन कौन से होते हैं संयुक्त वर्ण, जिसको हम अपने पारंपरिक रूप में, अपने प्राथमिक कक्षाओं के रूप में जिसको हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, प्रारंभ से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। संयुक्त वर्ण, इस पर हम बहुत ज्यादा नहीं अभी आगे बढ़ेंगे, शायद इस बोर्ड पर हाँ है तो कुछ बोर्ड पर संभवतः गलत भी प्रिंट हुआ है। यह तो एक निमित्त है, साधन और साध्य, यह एक साधन है, साधक आप हैं, साध्य मैं हूं। तो इस पर बात करते हैं। बोर्ड की अच्छाइयों बुराइयों पर ना जाइएगा, जो कुछ यहाँ प्रिंटेड आपको मिलता है मैं हर बिंदु पर आपसे चर्चा करूंगा। जैसा कि आप भी दोष करते थे अपनी कक्षाओं में, साक्षात कक्षाओं में, वैसा थोड़ा बहुत यहाँ भी दोष है। तो पहला वर्ण हुआ ए, दूसरा वर्ण यह अय हुआ है। इस अय को जब हम स्वर को, इस अय स्वर को किसी व्यंजन के साथ प्रयोग करते थे तब कहते थे कय, यानी कि दोहरी मात्रा तब हम प्रयोग करते थे और एक ही मात्रा लगाकर तब कय के लिख देते थे। यानी कि व्यंजन वर्ण के साथ जब स्वर लगेगा तब दो मात्राएं लगेंगी और फिर अगले व्यंजन पर हमने एक ही मात्रा, तो ए और ए का वर्ण यह कय के शब्द आपको बहुत अच्छे से समझा सकता है, बता सकता है। तो ये दो आपको ए ऐ मिल गए। लीजिए मैं भी लिख देता हूं यहां पर। संयुक्त वर्णों में पहला मैंने कर दिया ए, दूसरा मैंने कर दिया अय, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। आप यहां देख सकते हैं तीसरा वर्ण है आपका ओ और चौथा वर्ण है आपका औ। यही तो हम पढ़ते हैं अपने संयुक्त वर्णों को। संयुक्त वर्ण में हमने परिभाषा ऊपर बता दी आपको कि कैसे निर्मित होगा, इसको भी आप जान चुके हैं। चलिए थोड़ा सा और प्रयास करते हैं। ए वर्ण कैसे निर्मित होता है अभी मैं अपने क्षमता यानी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर बता रहा हूं, आपसे निकलवा नहीं रहा हूं, आगमन नहीं कर रहा हूं। लिखकर अभी हम आपको वहां पर आगमन और निगमन दोनों का प्रयोग कर देते हैं। क्या आप सहमत हैं कि यदि आ वर्ण में ई को जोड़ दिया जाए तो अय वर्ण का निर्माण हो जाएगा? आ में ई वर्ण जोड़ दे तो ए वर्ण का निर्माण हो जाता है, यह सत्य है। ऐसा आप पुस्तकीय ज्ञान रखते हैं या आज जैसा एक धारा कह सकते हैं, धारा ही बन चुकी है कि बहुविकल्पीय ज्ञान, विकल्प आ गए, टटोल लिए कि हाँ ये है और हमें पता है कि नहीं पता हम नहीं जानते, ऐसा होता है इसलिए मैंने इस विकल्प को लॉक कर दिया, इस विकल्प को मैंने फिलअप कर दिया। तो हाँ, यह आप अपने पुस्तकीय स्वरूप में पढ़ते हैं कि आ और ई मिलकर ए का निर्माण होता है। अय का निर्माण किससे होता है अब इसकी भी बात करते हैं। आ और ए मिलकर अय का निर्माण होता है। अगली बात आती है औ का निर्माण किससे होता है? आ और उ मिलकर ओ का निर्माण होता है। औ का निर्माण कैसे होता है? आ और ओ मिलकर औ का निर्माण होता है। ये तो मैं आपको जैसा पुस्तकों में लिखा रहता है, जैसा आप जानते हैं उसके अनुसार मैंने भी लिख दिया। थोड़ा सा आपको हम पीछे ले चलते हैं। पीछे कहां? फिर उसी संस्कृत परंपरा पर जहां से चीजें हिंदी की आई हैं। अगर उस आधार को पकड़ने की शक्ति आपके अंदर आ गई तो ये सब चीजें आपको बिखरी बिखरी एकदम कमजोर सी नजर आएंगी, सब आपके मन मस्तिष्क में उतर जाएंगे। चलिए पहुंचते हैं संस्कृत की तरफ। संस्कृत वर्णमाला में जब हम ए आई ओ औ को इस स्वरूप को पढ़ते हैं तो हम संस्कृत में ए ओ आय औ, एच शायद प्रत्याहार को आप जानते हो। ए आय ओ औ, हाँ थोड़ा सा गलत हुआ, ठीक है, प्रिंट गलत हो गया थोड़ा सा मेरे लिखने में। ए नहीं ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, गलत उलत कुछ नहीं भाई, सही है सब। ए
ओ ऐ औ। ये क्रम होता है जिसको आप मैं अभी प्रत्याहार में बदल देता हूं। ए बाद में चा। संस्कृत में ये होता है ए ओ ऐ औ च, जिसको आप एच प्रत्याहार कहते हैं। क्या कहते हैं? एच प्रत्याहार। शायद आप जानते हो। आइए मन सा जोड़िए, साधारणीकरण कर लीजिए अपना, तभी आनंद आएगा। एच प्रत्याहार कहते हैं ए ओ ऐ औ च। अब फिर मैं आपको एक तरफ ले चलता हूं, यहां से जोड़ने की कोशिश करता हूं, इस प्रत्याहार को हिंदी से जोड़ने की कोशिश करता हूं। आ का निर्माण किससे हुआ? ए का निर्माण आ और ई से हुआ। ओ का निर्माण किससे हुआ? आ और ऊ से हुआ। ओ ऐ का निर्माण किससे हुआ? आ और ए से हुआ। ऐ का निर्माण औ का निर्माण किससे हुआ? यह आ और ओ से हुआ। इन बिंदुओं को आप जान गए। फिर भाई क्यों यह इस तरह लिखा गया? हमारे हिंदी में क्यों इस तरह लिखा गया? इसका भी प्रश्न उठता है। यह 100% संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक गुणधर्मों का निर्वाह करती है। हिंदी व्यवहारिक गुणधर्मों का निर्वाह करती है, वैज्ञानिक गुणधर्म का निर्वाह नहीं कर पाती है। क्या है वैज्ञानिकता इसकी? देखें आप, थोड़ा सा कोशिश करके देखिएगा। मैं आपको संधि की तरफ भी ले चलता हूं, तब आप थोड़ा सा आप संधि के भी एक बिंदु को देखिए। आप दो संधियों को जानते हैं, गुण संधि और आपकी वृद्धि संधि। आदगुणा वृद्धिरेचि। आदगुणा क्या कहता है? यदि आ या आ के बाद, शायद यही जानते हो आप, यदि आ या आ के बाद ई उ रील री आ जाए तो उनका क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। आ और ई का ए, आ और ऊ का ओ, आ और री का अर, आ और री मिलकर अल हो जाते हैं, ऐसा आप जानते हैं। वृद्धिरेच क्या कहती है? वृद्धिरेच कहती है यदि आ के बाद ए ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ, यदि आ या आ के बाद ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः औ हो जाता है। क्या इस संधि को जानकर आपको एक क्लू मिल गया? नहीं मिला तो मैं हिंदी वालों के लिए, केवल हिंदी के लिए इसको तो बता रहा हूं, लेकिन जो हमारे टीजीटी पीजीटी हायर के विद्यार्थी हैं, यदि इसकी बिल्कुल वैज्ञानिक, जिसको हम डिसेक्शन कहते हैं, तोड़ मरोड़ को समझना चाहते हैं, तो वो भी इस चीज को जान लें। जो संधि को नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, वो शिथिल कर लें अपने मन मस्तिष्क को, कोई आवश्यकता नहीं उस चीज को पुनः जाने आप। अब देखिए, गुण संधि के अनुसार क्या ए ओ एक साथ बने? गुण संधि के अनुसार यदि आ के बाद ई आया तो ए हो गया, आ के बाद ई आया तो ए हो गया, यह ए पॉइंट आपका। यदि आ के बाद ऊ आया तो ओ हो गया। जब गुणधर्म समान है तो क्यों ना हम एक साथ इनको रखें, इसीलिए संस्कृत ने एक साथ कर दिया। और ये दोनों वृद्धिरेच के नियम का अनुसरण करते हैं, अर्थात यदि आ या आ के बाद ए आए तो ऐ, यदि आ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ। तो जब वृद्धि संधि का यहां अनुसरण करते हैं तो इन दोनों वर्णों में समान गुणधर्म है, इनको एक साथ रख दिया गया है। अगली बात पर पुनः लौटते हैं, हम उधर नहीं ले जाना चाहते आपको। आप यहां पर देखें चार वर्ण कैसे निर्माण हुए हैं, आ और ई से मिलकर ए। जिनको बातें समझ में आई हो बहुत अच्छी बात। अगर आप संस्कृत परंपरा के नहीं हैं, इन बातों को हमारे नहीं समझ पाए, तो आप इन बातों का केवल अनुसरण करिए। आ और ई मिलकर ए, आ और ए मिलकर ऐ, आ और ऊ मिलकर ओ, और आ और औ मिलकर औ का निर्माण, आ और ओ मिलकर औ का निर्माण होता है। ओ है यह, सॉरी, चलिए चलिए कोई नहीं, यह थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि यह क्या है। यह ओ है, आधन, यह आधन
ऊ है। यह क्या है? आधन ऊ है। शायद अब स्पष्ट हो गया। भावावेश की वह लिखने की कमी हो गई थी, शायद आप समझ भी रहे हो उस चीज को। इतनी बातों को आपको जान लेना है। अब हम आपको यहां पर पुनः एक बार गिनती करवा दें। बार बार गिनवाना पड़ता है, जो बड़ा ईमानदार होता है उसको हर बार गिनवाना पड़ा। देख लो भैया 500 रुपया हमें आप दिए थे, इतना इतना यहाँ खर्च हुआ, इतने बच रहे हैं, ले लो इसको, नहीं तो आप कहोगे कुछ एक्स्ट्रा खर्च हो गए। तो वही भैया मैं आपके साथ थोड़ी सी ईमानदारी के साथ जोड़ रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि गिन लीजिए फिर से एक बार। जो मैंने आपको बताया उसको गिनिए। मैंने कुल स्वरों की संख्या बताई आपको 11, 3 आपके मूल, 3 आपके दीर्घ, 3 3 6 और 4 आपके संयुक्त, 6 4 10। हम तो बता रहे हैं 11, आप देख रहे हैं 10। अब बात बिगड़ गई। अब क्या किया जाए? क्या आपको याद आ रहा है? रुकिए, विचार करिए। 11वां वर्ण कौन सा है जिसको आप क्या भूल रहे हैं? जानबूझकर हम आपके साथ ऐसी मनोवैज्ञानिकता का प्रयोग करते हैं जिससे आप जुड़ जाएं और जुड़ जाएं विषय से। हमसे नहीं जुड़ना, आपको इस विषय से जुड़ जाएं। कौन सा एक वर्ण जिस पर हमने आपको अभी बहुत विस्तृत विवेचना की कि जिसका अब हम केवल संस्कृत में प्रयोग करते हैं, हिंदी में अब हम उसका प्रयोग उस स्तर का नहीं करते हैं, अर्थात री। यह आपके सभी वर्ण री को यदि हम मिला देते हैं तो 11 आपके स्वरों की संख्या हो जाती है, जिसे सिद्ध करना ही हमारा मूल उद्देश्य अभी था। एक बार फिर से नए सिरे से हम पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं चीज़ों को निकालने की। एक बार फिर से आप देखें, क्या देखना है आपको? हम तय करें कि अर्थात जब हमने वर्णों का विभाजन किया तो हमारे मूल स्वर हो गए आपके 3, जिसको आपने देखा। इसके दीर्घ स्वर हो गए हमारे पुनः 3, जिसको आपने देखा। संयुक्त स्वर हो गए आपके 4, जिसको आपने देखा। इसके बाद एक वर्ण आपका हो गया री, अर्थात इस एक वर्ण का 4 3 7 3 10 1 11, कुल संख्या हमारे स्वरों की हो गई 11। यही हमारा सिद्ध करने का उद्देश्य था। अभी तो वर्णमाला में एक छोटी सी, जैसे हाथी के बारे में कहा जाता है, किसी अंधे की नगरी में आंधी जब पहुंचता है तो कुछ अंधे नकारात्मक शब्द है, कुछ उसको पकड़ते हैं तो कोई उसके पूंछ को पकड़ता है, कहता है कि यह तो हाथी तो झाड़ू के जैसा है। कोई उसके कान को पकड़ता है तो कहता है कि यह सूप के जैसा है। कोई उसके पाँव को पकड़ता है तो कहता है यह खंभे के जैसा है। ठीक उसी प्रकार आपका व्याकरण है, ठीक उसी प्रकार आपका साहित्य है, ठीक उसी प्रकार आपका हिंदी विषय है। अभी तो हम एक बिंदु को भी नहीं छू पाए हैं। अभी इसमें हम आपको उच्चारण स्थान, विवृत क्या है, समृत क्या है, यह अगले बिंदु पर आपको हम बताएंगे। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, मुख के अग्रभाग से, पश्च भाग से, मध्य भाग से, इतने बिंदुओं को उच्चारण स्थान क्या होता है, इन सारे बिंदुओं पर हम आपसे अपनी कक्षा में चर्चा करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे।